गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव, और स्टडी पोर्टल पे हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम लाए हैं आपके बीच में वो है केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो रह गई थी उसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, और ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं बताई हैं, बल्कि जो चीज़ें हल्की समझ में आने लायक हैं वही चीज़ें मैंने इसमें ली हैं, और बाकी उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि वो वैसे भी एकेडमिक चीज़ें होती हैं और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल जो सामान्य विज्ञान है उसके अंतर्गत वो नहीं आती। ठीक है ना। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल जो आपका चैनल है, इस पर आपको सभी एग्ज़ाम्स जैसे KBS, NBS, DSSB के सीटेट और आपके बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो नोट्स हैं उसके संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको किस प्रकार से मिलेंगी ये सारी चीज़ें आपको इस पर बता दी जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग क्लास को पूरे ढंग से देखना, वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। तो आज जो हम शुरू पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक है या कार्बनिक है, इसका सामान्यतः मतलब क्या होता है? जैविक। आपने सुना होगा आजकल कितना चर्चाओं में है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती। तो जो जो कार्बनिक रसायन है, शुरुआत में ये कहा जाता था कि जो भी पदार्थ या जो भी केमिकल या जो भी रसायन ऑर्गेनिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, इनसे प्राप्त होते हैं, उन्हीं को क्या माना जाता था कि ये कार्बनिक यौगिक हैं, और उन्हीं का स्टडी कार्बनिक जो रसायन है उसके अंतर्गत किया जाता था, यानी जो जीवों से प्राप्त होता है। ठीक है ना। और जो प्राथमिक तौर पर जो है वो वर्जिलियस, ये एक रसायन शास्त्री हुए हैं वर्जिलियस। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक रसायन जो है वो एक अद्भुत शक्ति, कोई अननोन पावर है, अद्भुत शक्ति है, जिसके कारण से ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो कई सालों तक माना जाता रहा कि जो है कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है या अद्भुत शक्ति है या कोई बहुत बड़ी पावर है जिससे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्मित होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये अवधारणा टूटी कब? 1828 में, जब वोहलर, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है वो क्या किया, यूरिया जो है उसका प्रयोगशाला में निर्माण कर दिया। यानी अचानक से ही हुआ, उन सभी को कुछ और बना रहे थे, लेकिन अचानक से ही उन्होंने क्या किया, जो है वो यूरिया को लैब में या लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। कब? 1828 में। तो उसके बाद से जो वर्जिलियस का सिद्धांत है वो फेल हो गया। ठीक है ना। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में भी कृत्रिम प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे चल के जो है वो 1844 में कोलवे ने क्या किया, 1844 में कोलवे, तो कोलवे जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने 1844 में किसके एसिटिक एसिड को प्रयोगशाला में बना दिया, CH3COOH, एसिटिक एसिड को प्रयोगशाला में बना दिया। ठीक है। तो इसके बाद के सालों में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो है वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या बढ़ती गई, और उनका जो लैब में बनने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी बढ़ते गए, है ना। तो इसीलिए वर्तमान में जो है वो, अगर हम कार्बन की और उसकी यौगिकों की बात कर लें
तो वो कितने हैं, 5 लाख से भी अधिक यौगिक इसके वर्तमान में ज्ञात हैं। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ा, फिर एक सेपरेट ही ब्रांच को बनाना पड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ठीक है, ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परिचय। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। कि वर्गीकरण किसमें किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं अगर, तो 2 भागों में जो है मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बांटा गया है। पहले हैं आपके एलिफैटिक, ठीक है, या चेन कंपाउंड। ठीक है ना। एलिफैटिक यौगिक उनको कहा जाता है या श्रृंखला यौगिक कहा जाता है, चेन कंपाउंड। दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, या चक्रीय कंपाउंड इनको कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार से जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो जो एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक या चेन जिसको कहते हैं, चेन कंपाउंड्स। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें जो कार्बन होता है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है। ठीक है ना, कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो यह है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये क्या है, मेट 8 ब्यूटेन, ब्यूटेन है। ठीक है ना, इसको आप N ब्यूटेन भी कहते हैं या नॉर्मल ब्यूटेन। इसी प्रकार से जो है वो है आपका CH3 CH2 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 और CH3। ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल पेंटेन। अगर मैं इसका एक ऐसे लिख दूं CH3 CH3 और यहाँ एक कार्बन को नीचे की साइड ले आऊं, यहाँ तो सीधे लगे हैं, ये मैं इसको ब्रांच की तरफ ले आया हूं, तो उस स्थिति में इसको कहते हैं आप आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन तो होगा ही क्योंकि 1 2 3 4 कंपाउंड है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। और ये एक नीचे की तरफ लग गया है तो इसलिए इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक कंपाउंड है ये इसमें जो है वो चेन के रूप में जो है वो कार्बन लगे होते हैं, इसीलिए इनको आप क्या कहते हैं, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके, इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ाऊं, आपको ये बता देता हूं कि जो एक कार्बन होता है अगर, तो उसको हम कहते हैं आपका मेथ। ठीक है, यानी कि उसके आगे जो नाम लिखी, कंपाउंड के आगे जो नाम लगेगा वो ये है। जैसे CH4, इसमें C एक कार्बन है इसलिए इसको हम कहते हैं मीथेन, मेथ प्लस एन। ठीक है ना। ऐसे अगर C2 C3 C4 C5 C6, ये होता है आपका एथ, ये होता है आपका प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अगर 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डेक।
ठीक है। तो ये आपको नाम, जब हम नामकरण याद करेंगे तो उसमें जैसे ये मेथ प्लस एन एक कार्बन था, अगर मैं इसमें एक और कंपाउंड जोड़ दूं CH2 सॉरी CH3 तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना। तो मेथ एथ 2 कार्बन, तो एथ प्लस एन एथेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसके नाम को लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने बात की एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स की, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड की। तो दूसरे प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड, और जिसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो एक साइक्लिक या चक्रीय अवस्था में श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। कार्बन चक्रीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं अगर बात करूं, ये CH 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 और ये, तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होंगे, है ना, ये हो गया बेंजीन। इसको सिंपली इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये बन गया आपका बेंजीन। यानी इसमें जो कार्बन है वो एक रिंग के फॉर्म में आपस में जुड़े हुए। ऐसे आपका फिनॉल हो गया तो उसमें इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर, और ये OH ग्रुप ऊपर से लगा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके चक्रीय या साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि कार्बन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है ना। तो ये है, चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज आती है कि जो है वो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप या अभिक्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक जो भाग होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो कि क्या करता है, पूरे के पूरे कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है, उसके गुण है, उनको डिसाइड करता है। तो उस भाग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह या फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उस कंपाउंड के अंदर वो भाग जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, ये है आपका CH3OH, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो ये OH वाला ग्रुप है, यही क्या है, वो डिसाइड करेगा कि जो कंपाउंड है उसके रासायनिक गुण किस प्रकार होंगे। यानी अधिकांश जो गुण है वो इस कंपाउंड के इस पर डिपेंड करेंगे। तो इसीलिए जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, एल्कोहल। यानी ये ग्रुप OH जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप है। अगर कंपाउंड में ये ग्रुप है तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। और ये जो पदार्थ है ये कौन सा है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो सबसे पहला है OH। OH का मैंने आपको बता दिया, अगर कंपाउंड में होगा तो इसका मतलब होता है एल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें आपके CHO। CHO अगर है तो इसका मतलब होता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड वो कंपाउंड है। तीसरा होता है आपका COOH। अगर ये कंपाउंड में है तो इसका मतलब होता है कि कंपाउंड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपके COOR। अगर ऐसा ग्रुप है जहां पर CO और यहां पर कोई भी ग्रुप दूसरा लगा हुआ है
तो उस स्थिति में ये होता है आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है ना, ये होता है एस्टर। अगर CN लगा हुआ है कहीं पर तो उसका मतलब होता है साइनो, ठीक है, साइनो ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो, NO2, इस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है तो ये होता है आपके नाइट्रो, ठीक है। और NH2 इस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ तो इसका मतलब ये है एमिनो ग्रुप या एमीन, ठीक है ना, ये है एमीन। उसके अलावा एमाइड, CONH2, ये ग्रुप लगा हुआ था, ये होता है एमाइड, ठीक है, ये है। इसके अलावा आपके CO, केवल CO है तो ये होता है आपका कीटोन। अगर केवल O है, उसके दोनों साइड कंपाउंड है तो इसका मतलब होता है ईथर, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और उनके सिंबल है। यानी कि अगर इस प्रकार के ग्रुप किसी में पाए जाते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये कंपाउंड आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है या ईथर है या आपका एमाइड है, क्या चीज है, साइनो ग्रुप, सब चीज ये इससे डिसाइड होती है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसके लिए, कि किसी भी जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार की है, ठीक है ना। एक मिनट, तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका बहुलीकरण या इसको आप कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण का मतलब होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या बनते हैं, एक ही कंपाउंड के बार बार रेप्लिकेट होने से बनते हैं या एक से ज्यादा कंपाउंड को आपस में जोड़ने से बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुलीकरण का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो कि एक या एक से अधिक कंपाउंड को आपस में जोड़ने से बनते हैं, और जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर्स, ठीक है ना। पॉलीमर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन, जो पॉलीथीन है उसमें अगर मोनोमर की बात कर दूं मैं, तो मोनोमर मतलब जिसको मिलाकर पॉलीथीन बनता है, तो वो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन, ठीक है। अब ये जो है वो इस प्रकार से CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH इस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड सॉरी, फिर इससे आगे CH फिर डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार से जो है वो दोनों साइड से जो है वो इसके मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, N मॉलिक्यूल, मतलब लगातार ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये आपस में जुड़ते जाएंगे और ये इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़ जाएंगे और उससे बनेगा क्या, आपका पॉलीथीन, ठीक है ना। और पॉलीथीन आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है वो थैलियां बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। थैलियां बनाने के लिए, पैकिंग के कामों में प्रयोग होता है, टायरों में ये प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि पॉलीथीन के तो आपके वेरियस यूजेस हैं। हालांकि ये पर्यावरण के लिए जो है वो काफी नुकसानदेह चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास सारी की सारी जो चीजें हैं, पैकिंग मटेरियल जितने भी आते हैं वो पॉलीथीन की वजह से ही आते हैं और उसी में आते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीथीन को एकदम से अवॉइड करना भी आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है वो पॉलीथीन की जो है वो बहुत सारे अल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस चीज को, जिसमें आपके बायो पॉलीथीन हो गया,
और भी बहुत सारी टाइप की पॉलीमर, क्योंकि ये जो पॉलीमर है ये क्या करता है, एक ही कंपाउंड को हजारों बार रिपीट करके जुड़ते बनता है, तो इसलिए इतनी मजबूती होती है कि ये क्या नहीं होता है, आसानी से खराब नहीं होता है कई सालों तक, ठीक है ना। तो ये है आपका पॉलीमर, ठीक है। दूसरा हम एक दो और पॉलीमर की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है, वो है आपका पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन ये जो बनता है, इसमें क्या होता है, स्टायरीन को बार बार जो है वो एक ग्रुप में जोड़ते जाते हैं तो पॉलीस्टायरीन बनता है। इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, टीवी, फ्रिज, रेडियो के कैबिनेट बनाने में, यानी कि जो रेडियो टीवी का जो बाहर का होता है खोखा, जिसके अंदर सामान रखा होता है सारा, वो जो बनता है वो कौन से प्लास्टिक से बनता है, वो पॉलीस्टायरीन से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद है पीवीसी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो पीवीसी जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर है जिससे कि वो बनता है वो है आपका विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और जो पीवीसी है उसका उपयोग तो वेरियस जगह है, इसका मुख्य जो इस्तेमाल होता है पीवीसी का वो होता है आपका केबल की वायर बनाने में, केबल वायर बनाने में, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पूछा जाता है, वो है टेफ्लॉन। ये इसका जो मोनोमर है वो है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये है टेट्राफ्लोरोइथीन। ये जो CF2 डबल बॉन्ड CF2 जब ये आपस में जुड़ता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन का जो इस्तेमाल होता है वो होता है नॉन स्टिकी बर्तन। ऐसे बर्तन होते हैं जिस पर क्या नहीं होता है, मसाला चिपकता नहीं है, आसानी से बन जाते हैं। उस पर आजकल मार्केट में घरों में भी यूज होते हैं नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं, वो किससे बनते हैं, टेफ्लॉन की उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है ऊपर से, जिसमें खाना पकाते हैं उसके ऊपर एक तरह से टेफ्लॉन की जो एक लेयर है वो बना दी जाती है, जिससे कि उस पर क्या ना हो, किसी भी प्रकार का मसाला खाना कुछ भी चिपके ना, ठीक है। तो वो यही टेफ्लॉन है, पॉलीमर है ये एक तरह का, ठीक है ना। ये है आपका। उसके अलावा जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, वो जो है वो कौन सा है आपका, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका नायलॉन भी एक पॉलीमर है। नायलॉन का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, रस्सियां बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों में, ठीक है ना। तो ये नायलॉन के भी कपड़ों में और भी जगह वेरियस यूजेस इसके देखे गए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट आपके पॉलीमर, ठीक है ना। तो इसमें आपको पॉलीथीन याद रखना है, टेफ्लॉन याद रखना है, पीवीसी याद रखना है, नायलॉन याद रखना है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका, चलते हैं हम आगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है आगे किण्वन या फर्मेंटेशन। ये क्या होता है, फर्मेंटेशन जो है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है, एक उसका नाम है फेवरी, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उबालना। जो किण्वन होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारे सूक्ष्म जटिल कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको जो है वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो तोड़कर छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है या सरल कंपाउंडों में तोड़ दिया जाता है। तो उसी जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन जो है उसमें जो इस्तेमाल, उसके द्वारा उसका जो एग्जाम्पल है उदाहरण के तौर पर, वो है
आपका दही का बनना, दही जमना, ठीक है ना। गन्ना जो होता है, गन्ना, गन्ने से शराब का बनना, शराब बनाना। आपने देखा होगा कि गन्ने से शराब, बियर, ये सब चीजें बनती हैं। ये सब का क्या मतलब है कि जो वो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, उस गन्ने के रस को क्या करते हैं, एक तरह से उसका किण्वन करके उसको सड़ा देते हैं, और सड़ने के बाद जो है उसमें जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसी को हम किण्वन कहते हैं। जैसे कि दही, दूध से दही बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उस दूध को एक तरह से सड़ा देता है और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका किण्वन की प्रोसेस। जैसे जो अंगूर होते हैं उससे भी, उसका भी जो फर्मेंटेशन करा जाता है, एक तो सड़ाया जाता है, तो वो किसमें बदल जाता है, आपकी शराब में, या उसका इस्तेमाल बियर बनाने में होता है, ठीक है। तो ये है, और उसका जो प्रमुख योगदान है फर्मेंटेशन में वो किसका है, आपका यीस्ट नामक बैक्टीरिया का, जिसको आप कहते हैं फफूंद। फफूंद जो लगती है वो यीस्ट, वो क्या है, किण्वनी ही है वो, ठीक है ना। और भी इसमें बैक्टीरिया मुख्य रूप से काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको क्या करते हैं, तोड़कर जो सरल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं किण्वन कहते हैं, या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे फर्मेंटेशन एक तरह से ये जो है वो हो गया कि आप किस तरह से, जैसे बायो जो गैस होती है, गोबर गैस, उसमें भी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन सबको सड़ा दिया जाता है, उसके बाद उससे क्या होती है, एनर्जी या गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो भी वहां पर जो क्रिया होती है वो भी क्या होती है, फर्मेंटेशन की ही क्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये है आपका किण्वन। चलते हैं आगे। आगे जो हम बात करेंगे वो है नेक्स्ट, वो है समावयवता, या आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता ये क्या होती है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, यानी कि उनके जो स्ट्रक्चरल है उसमें कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लूं C4, उदाहरण C4H10, क्या है ये, मेथ एथ प्रो ब्यूट, चार है कार्बन तो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दो प्रकार से लिख सकता हूं, C C C C, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। और इसी में अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूं, CH3 CH3 और नीचे को एक कार्बन ले आऊं, तो इस स्थिति में ये कहलाता है आपका आइसोब्यूटेन, है ना। आप देख सकते हैं कि जो है वो दोनों कंपाउंड है उनका जो फॉर्मूला है वो एक ही है, आणविक सूत्र एक ही है C4H10, उसके बावजूद भी स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट है। तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, आइसोमर या समावयवी या समावयवता, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपका समावयवता या आइसोमेरिज्म। बाकी इसमें इसके जो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, 3D आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन वो सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा डीप सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम करेंगे हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना।
तो हाइड्रोकार्बन से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। और इसको अगेन दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन हैं उसमें आपके दो प्रकार के अगेन बांटे गए हैं। पहला होता है असंतृप्त और दूसरे होते हैं संतृप्त, अनसैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं आपके सैचुरेटेड, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन्स को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में तो अगेन हम जानते हैं कि बेंजीन है आपका, टॉल्यूइन है, फिनॉल है, ये सब क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें असंतृप्त और संतृप्त का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो असंतृप्त का मतलब होता है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, तो इसमें वो कंपाउंड होंगे या सॉरी, इसमें जो है पहला वाला जो है वो संतृप्त है, गलत मैंने थोड़ा कर दिया था। पहला वाला आएगा संतृप्त, दूसरा आएगा असंतृप्त, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में वो कार्बन होंगे जिनकी जो है वो उसमें हाइड्रोजन पर्याप्त होंगे। जैसे कि इसमें जो कंपाउंड आएंगे वो कहेंगे आपके एल्केन, और उनमें सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। अगर मैं CH4 को लिखूं तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, CH H H H। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास अब और कोई संभावना नहीं है कि ये किसी भी और एक कंपाउंड को ले सकता है, यानी ये क्या है, संतृप्त है, सैचुरेटेड है, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहते हैं एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन्स को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम पैराफिन, पैराफिन भी इनको कहा जाता है। तो ये जो है वो है आपके एल्केन्स। इसके जो प्रत्येक ग्रुप है इसमें अगर हम CH2 जोड़ दें तो नेक्स्ट सदस्य बन जाएगा। जैसे CH4, इसमें मैं CH2 अगर जोड़ दूं तो C2 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। तो जो C2H6 है ये क्या हो गया, ये मेथेन हो गया। मेथेन के बाद नेक्स्ट सदस्य कौन सा बनेगा, एथेन। ऐसे ही C2H6 में फिर अगेन CH2 जोड़ दो तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके इनकी क्या होती है, एक पूरी फैमिली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्केन फैमिली या एल्केन का परिवार कहते हैं। तो ये आते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों में। दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो है वो दो प्रकार के आपके तत्व आएंगे। वो होते हैं आज, एक तो डबल बॉन्ड वाले, और एक जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो होंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो कहते हैं आपके एल्कीन, एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो होते हैं एल्काइन। तो जो एल्कीन है उसका जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है जब ये हटेगा तो इन दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन और आ सकता है। तो इसका मतलब अभी ये इनमें हाइड्रोजन आने की संभावना और है, इस वजह से ये क्या है, असंतृप्त है। इनको हम क्या कहते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन भी कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं आपके वो है एल्काइन, जिसमें आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और इनको हम क्या कहते हैं,
एसिटिलीन। इन कंपाउंड को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके सैचुरेटेड, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड है वो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डेड में एल्केन होगा, ठीक है, और डबल बॉन्डेड में आपका एल्कीन और एल्काइन होगा। इसमें भी वही चीज होगी जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये CH2 है, इसका मतलब ये क्या है, C2H4 है ना। अगर मैं इसमें एक CH2 और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका C3H6। ये क्या हो गया आपका 3, तो मेट एथ प्रो, ठीक है। तो ये 3 का कार्बन होने के कारण ये क्या कहलाएगा, प्रो प्लस इन, तो प्रोपीन। तो ये इस प्रकार से इसके भी हम सारे मेंबर्स को CH2 ऐड करके पूरी फैमिली को बना सकते हैं। ऐसे ही हम एल्काइन में भी CH2 ऐड करके नेक्स्ट फैमिली के मेंबर को बना सकते हैं। तो ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। ये 3 प्रकार है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या है, आपके फिनॉल है, एल्कोहल है, टॉल्विन है, ठीक है। ये सारे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो ये है। अब आज हम कुछ और नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ और बच जाएंगे, फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम बात मीथेन की ही करते हैं। मीथेन या CH4। तो जो मीथेन है वो क्या है, आप सब जानते हैं कि ये क्या है, सबसे पहला जो है वो हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो श्रेणी है उसमें सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन ही है। मीथेन को हम किसके नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मीथेन का अगर हम उपयोग की बात करें तो मीथेन जो है वो एक तरह से गैसीय ईंधन है, गैसीय ईंधन है। जो बायोगैस होती है उसमें जो प्रमुख गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन ही होती है, ठीक है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो गोबर गैस या बायोगैस होती है उसमें जो पहला कंपाउंड है, प्रमुख कंपाउंड है, वो मीथेन ही होता है, ठीक है। तो इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में क्या चीजें याद रखनी है आप लोग, कि ये जो दूसरा इसका इस्तेमाल होता है वो आपके हाइड्रोजन के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, इसका मीथेन, ठीक है ना। तो ये है आपका मीथेन। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड देखते हैं वो है आपका इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, तो जो इथाइल एल्कोहल है C2H5OH। इथाइल एल्कोहल क्या होगा, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल दोस्तों ये जो है एक ये है पारदर्शी द्रव है, पारदर्शी और ज्वलनशील। ये जो द्रव है ये क्या करता है, शरीर में अचानक से जो है ऊर्जा पैदा करता है। इस कारण से जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किसके रूप में किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूसन या शराब बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। शराब, बियर, इन सभी जो पेय पदार्थ होते हैं इनमें इस्तेमाल किया जाता है आपका इथाइल एल्कोहल। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शराब पीने के बाद जो है इंसान एनर्जी को महसूस करता है, तो वो किसके कारण है, इथाइल एल्कोहल के कारण, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये है आपका इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल जो एल्कोहल है ये भी, इसमें भी जो है वो सेम शराब वाली गंध आती है, शराब वाली गंध आती है, लेकिन ये क्या होता है, ये विषैला होता है, ठीक है ना। और जो ये जहरीली शराब, जिससे कि कई बार मौत की खबरें सुनाई देती हैं यूपी में, बिहार में, कई जगह पे, तो वो जो होती है वो किस कारण होता है, मिथाइल अल्कोहल के कारण पड़ जाएंगे, क्योंकि वो गलती से उसमें मिथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं। तो वो क्योंकि उस इससे क्या होता है, ये विषैली होती है,
विषैली प्रकृति में होती है। दूसरा, इसको पीने से क्या होता है, आंखों की रोशनी जो है वो जा सकती है, यानी परमानेंट जा सकती है। फिर आदमी मर भी सकता है, बच भी सकता है, यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक ये गैस होती है, ये अल्कोहल होता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ में मिक्स किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाया जाता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि गवर्नमेंट भी जो है वो ट्राई कर रही है कि जो गन्ना किसान है वो क्या करे, अपने गन्ने का कुछ भाग जो है वो मिथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करे, ताकि उसको क्या किया जाए, पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाए। और उससे क्या होगा, हमारी जो पेट्रोल की खपत है वो विदेशों से मंगाने वाली उसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर 100% पेट्रोल में 30% अगर मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी पेट्रोल की कंजम्पशन जो है उसमें डिमांड में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उससे देश को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और उससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ में एक तरह से मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, तो ये है आपका। और उसके अलावा जो ये पदार्थ होता है ये कृत्रिम आपके एक तरह से कलर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है आपका CFC, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोरोफ्लोरो, तो इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों प्रकार के जो तत्व हैं इनसे मिलकर ये बनता है CFC। और जो ये CFC है इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका फ्रियान गैस। पहले ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला कि ये जो CFC है ये क्या कर रही है, फ्रियान गैस ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन परत को क्षय कर रही है। उस वजह से जो है अब इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर HFC का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है आपके वो है ग्लिसरीन, ग्लाइसिरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है ना, तो जो ग्लिसरॉल है वो, और उसको जो है वो कमर्शियली जो है वो ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो आपने नाम सुना होगा। ग्लिसरीन का जो इस्तेमाल है वो पाया कहाँ जाता है, ये हमारे शरीर में कुछ हद तक ब्लड में पाया जाता है। और अगर हम एक शुगर का सॉल्यूशन बनाएं जो कि क्या हो, फर्मेंटेड हो या सड़ा हुआ हो, वो जो फर्मेंटेड शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें भी जो है वो ग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लिसरीन का जो इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है, आपके कॉस्मेटिक्स में। इसके अलावा पावर कैप्सूल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो पारदर्शक साबुन बनाने में होता है, पारदर्शक यानी जो ट्रांसपेरेंट साबुन बनता है उसमें इस्तेमाल होता है। जूतों की पॉलिश करने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपके आंखों में डालने वाले आई ड्रॉप्स हैं उसमें भी कई बार ये ग्लिसरीन जो है वो इस्तेमाल होती है। ऐसे ही इसे औषधि से लेकर वेरियस इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें इसमें इस्तेमाल करती है आपका ग्लिसरीन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लिसरीन। ठीक है, आज के लिए अंतिम कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म या CHCl3 जो है वो 1848 में सिम्पसन नाम की जो साइंटिस्ट हुए हैं इन्होंने बताया कि जो ये क्लोरोफॉर्म है ये क्या है, एक आपके निश्चेतक का काम करता है, या एक तरह से इसको एनाल्जेसिक कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका जब इस प्रकार का निश्चेतक यूज समझ में आया तो उसके बाद जितने भी जो सर्जिकल ऑपरेशन थे उसमें इसका इस्तेमाल होने लगा, किसका, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, कुछ समय तक जो है मनुष्य को एक तरह से निष्क्रिय कर देती है, उसके कई अंगों को निष्क्रिय कर देती है, उसके दिमाग को निष्क्रिय कर देती है। कौन सी गैस, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो ये लिक्विड गैस दोनों फॉर्म में आता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये है आपका
और इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो है यूरिया। तो यूरिया जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका जो खोज है वो 1773 में हमारे यूरिन से हुई है। सबसे पहले जो इसको खोजा गया था वो यूरिन टॉयलेट से इसका प्राप्त किया गया था, इसको यूरिन, ठीक है। लेकिन बाद में 1828 में, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, किसने, आपके जो वैज्ञानिक हुए 1828 में जिन्होंने बताया, बोहलर, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लेबोरेटरी में जो है वो इस यूरिया को तैयार किया। और उसके बाद जो है यूरिया के यूजेस जो है वो होने लगे किसमें, उर्वरकों में, उर्वरकों या फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होने लगा सबसे बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसमें जो है वो 46% जो है वो आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यानी इतनी ज्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के कारण यूरिया जो है उसका प्रयोग मुख्य रूप से उर्वरक या फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूरिया जो है वो आपका काम करता है। तो दोस्तों आज हमने जो है वो वेरियस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके अलावा उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको पढ़ा, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा। अब इसमें जो है लास्ट कुछ कंपाउंड रह गया, उसके बाद हमारी केमिस्ट्री जो है वो समाप्त होगी, और फिजिक्स में भी हमारे एक या दो टॉपिक मुश्किल से रह गए। इसी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद हम कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आने वाली क्लासेस में अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है क्लास। तो थैंक यू सो मच।